बन गया है। गजब छा गई तुम तो। 8th क्वेश्चन है HCV का, लॉज ऑफ मोशन का। A rain drop of radius 1 millimeter, mass 4 milligram, are falling with a speed 30 meter per second on head of bald person. एक गंजा आदमी है, उसका ये सर है, ऐसे यहाँ आंख होगा। क्या ये? गंजा आदमी कितना गंदा मुंह नहीं होता है सर? होता है। सर प्लीज। इसका जो सर है इसमें बाल नहीं है, और एक रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस आर है। रेडियस कितना है? आर। समझ लो तो कितना। और ये रेन ड्रॉप जो है इसके सर पर गिरा। जैसे ही ये रेन ड्रॉप टच हुआ, अभी ये जस्ट टच हुआ है, तो उस समय इसका स्पीड नीचे के तरफ दिया हुआ है। जिस समय टच किया है 30 मीटर पर सेकेंड, और इसका रेडियस है 1 मिलीमीटर, और इसका मास है 4 मिलीग्राम। द ड्रॉप स्प्लैश ऑन हेड एंड कम टू रेस्ट। ये ड्रॉप जो है इसके हेड पर बिखर जाता है और रेस्ट में आ जाता है। तो बिखर गया, इसका मतलब कि इसका जो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास यहां से यहां चला आया और ये बिल्कुल स्प्लैश हो गया। तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस मूव किया? आर डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस मूव किया? आर डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास आर डिस्टेंस मूव करने के बाद रेस्ट पर आ गया। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। इतना बात तो समझ आ गया। इसके आगे लिखा है assume equivalently that drop cover a distance equal to their radii on head। साफ साफ लिखा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मानिए कि ड्रॉप जो है उसके हेड पर आर डिस्टेंस, रेडियस के बराबर डिस्टेंस मूव किया। मतलब सेंटर ऑफ मास जहां से जहां मूव किया है। एस्टिमेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन हेड। एक ड्रॉप जो है इसके सर पर कितना फोर्स लगा है ये बताएगा। ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप पर का अगर एफईडी बनाएंगे तो इसका सर नॉर्मल लगाएगा ऊपर, और इसका वेट mg लगेगा नीचे। एफईडी में यही दो फोर्स होगा। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका शुरू में वेलोसिटी इतना है, बाद में वेलोसिटी इतना है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा? क्या ये निकाल सकते हैं? कैसे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। ये फॉर्मूला लिखिए नीचे की तरफ। किसके लिए? सेंटर ऑफ मास का। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 30 का स्क्वायर 2। एक्सेलरेशन निकालना है, इसको छोड़ दो। डिस्प्लेसमेंट कितना है? r। तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस 30 का स्क्वायर। अभी इसको यूं ही रहने देते हैं, लास्ट में डेटा रखेंगे। तो u का स्क्वायर बाई 2r। माइनस साइन ये बता रहा है कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ये आप किधर लिए हैं? नीचे। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ऐसा होगा, मतलब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। अब इसका इक्वेशन लिखो, फोर्स इक्वेशन। एक्सेलरेशन निकाल चुके, नीचे की तरफ फोर्स इस पर कौन सा लगेगा? mg माइनस n इक्वल टू ma। तो n होगा mg माइनस ma। यही n निकालना है, क्योंकि हेड जितना नॉर्मल लगाएगा ये भी हेड पर उतना ही नॉर्मल लगाएगा। तो इस पर जितना नॉर्मल है भाई हम निकाल रहे हैं, उतना ही ये हेड पर भी लगाएगा। तो नॉर्मल होगा mg माइनस n, m बाहर, g माइनस a, और a का वैल्यू है माइनस ऑफ दिस। तो माइनस माइनस प्लस u स्क्वायर बाई 2r। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाए। लिखिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन। ये कुआं है जिसका विड्थ कितना है? d है, और ये एक आदमी है जो कि गिर गया है इस कुएं में। इसका दो दोस्त रस्सी बांध करके खींच रहे हैं। लिखा है
A man has fallen into ditch of width D. Two of his friends are slowly pulling him out using a rope, light rope, and two fixed pulleys shown in figure. ये दोनों दोस्त इसको स्लोली खींच रहा है. स्लोली खींचने का मतलब धीरे धीरे, तो हम भी समझ रहे हैं. स्लो का मतलब धीरे धीरे. फिजिक्स में उसका क्या मतलब? गजब, ऐसा ना कुछ काइनेटिक पोटेंशियल है तब ना फिजिक्स होता है. स्लो का मतलब वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो. जब भी स्लो लिखा है उसका मतलब ये है. वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो, तो वेलोसिटी जीरो नहीं है. वेलोसिटी जीरो हो जाए तब तो रुका रहेगा. स्लो मूव कहाँ करेगा? स्लो मूव कर रहा है का मतलब वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो. टेंडिंग का मतलब जितना छोटा आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, उतना छोटा इसका वेलोसिटी है. लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. मतलब फोर्स उस पर बैलेंस रहेगा. ये बगल में साइड में लिखो. स्लो का मतलब ये, स्लो लिखा रहे, वेरी स्लो लिखा रहे, सबका मतलब ये. इसके आगे लिखा है सो दैट द फोर्स exerted by each friend on rope increases as man move up. Find force when man is at depth h. ये वाला आदमी जो है वो यहां से h डेप्थ पर है. दिस इज h. तो ये h डेप्थ जो है इस पर जब है तो इस धागा में कितना टेंशन होगा? ये दोनों आदमी सेम फोर्स लगा रहे हैं. क्वेश्चन में कहा गया ये इस धागा पर जितना फोर्स लगा रहा है ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है. इस वाले धागा का, इस वाले आदमी का, इसको हम एक ब्लॉक दिखाए हैं. इसका एफपीटी बनाओगे तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा? जरा एफपीटी बनाइए सब लोग. वैसा ही मान लेते हैं. तो ये जो आदमी है इस पर टेंशन इधर लगेगा, इधर भी टेंशन लगेगा और इसका वेट mg नीचे लगेगा. लेकिन ये बात सही नहीं है. एक ही धागा अगर है तो टेंशन दोनों तरफ सेम होगा, ये सोचना गलत है. ये सोचना क्या है? गलत है. कैसे गलत है थोड़ी देर में बताते हैं. अभी चूंकि क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों आदमी सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये आदमी जितना फोर्स लगाएगा उतना ही टेंशन इसमें होगा, ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही इसमें टेंशन होगा. ये आदमी जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतना ही टेंशन इसमें डेवलप, मतलब ये धागा भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा और वही इसमें टेंशन होगा. तो यहां से यहां तक ये मासलेस स्ट्रिंग है, इसलिए यहां पर टेंशन ऐसे लगेगा, यहां से लगेगा. अब इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है? जीरो. अब यहां देखो तब लिखना. ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि स्लोली मूव कर रहा है. ये एंगल लेट कर लेते हैं थीटा, तो ये भी थीटा होगा. इसका इक्वेशन लिखो ऊपर की तरफ. टी का कंपोनेंट ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा और इस टी का भी कंपोनेंट टी कॉस थीटा माइनस mg इक्वल टू एम ए और ए है जी. तो यहां से t का वैल्यू हो गया mg बाई 2 cos थीटा. ये जो धागा है इसमें टेंशन mg बाई 2 cos थीटा हुआ. तुमसे ये कहा गया है कि प्रूव करिए कि जैसे जैसे ये आदमी ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा. मतलब वो जो फोर्स लगाएगा वो बढ़ेगा. तो वो तो फोर्स टेंशन ही लगा रहा है. आप बताओ थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, थीटा को इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा? डिक्रीज करेगा. अरे भाई थीटा का वैल्यू पहले 30 था, अब बढ़ा करके 31 कर दो, 32, 33. जैसे जैसे थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा बढ़ेगा ना. ये ब्लॉक यहां चला आएगा तो थीटा जो है अब तो बढ़ जाएगा, अब इतना हो जाएगा. देखो तो बढ़ा कि घटा. और यहां जब आएगा तो और बढ़ जाएगा और यहां आ जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा, 180 नहीं. वर्टिकल से एंगल है ना, धागा ऐसे ये एंगल. और ये जब बिल्कुल नीचे होगा, एकदम नीचे होगा तो थीटा 0 होगा. एंगल 0 से 90 तक ही चेंज करेगा क्योंकि यहीं तक आ सकता है, उससे ऊपर और नहीं जाएगा. तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा. कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 90 तक केवल सोचना है, पूरे सर्किल में नहीं. 0 से 90 तक. तो कॉस 0 कितना होता है?
1 और cos 30 कितना होता है? तो इससे घट गया ना, और cos 60 और घट गया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिनोमिनेटर घटेगा, वैसे वैसे ये टेंशन बढ़ेगा। डिनोमिनेटर घटने से टेंशन क्या होगा? ये प्रूव करने के लिए कहा। तो लिखो, यहाँ तक पहुंच जाओ। पहले लाइन लिख लीजिए, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे, इस इक्वेशन के नीचे, एज थीटा इंक्रीजेज, नहीं सॉरी, एज मैन मूव्स अप, एज मैन मूव्स अप थीटा इंक्रीजेज, सो cos थीटा विल डिक्रीज। थीटा इंक्रीज करने से cos थीटा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और cos थीटा के डिक्रीज करने से टेंशन इंक्रीज करेगा, सो टेंशन विल इंक्रीज। यही बात प्रूव करना था। दूसरा बात ये पूछा गया था कि ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक h है, कितना है? h, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक d/2 है, d/2 है। तो बताना है कि जब ये आदमी h डिस्टेंस नीचे है तब ये टेंशन कितना है। तो कौन सा टेंशन तो निकाल ही दिए, cos थीटा केवल निकाल दीजिए h और d के टर्म में। इस वाले ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, cos थीटा कितने के बराबर? बेस बाई हाइपोटेनस। ये बेस होगा इस एंगल के लिए, h बाई, ये हाइपोटेनस होगा h² प्लस d² बाई 4 का अंडर। अब cos थीटा का वैल्यू यहां रख देते हैं, तो t हो जाएगा mg/2, cos थीटा को रख दो, h बाई h² प्लस d² बाई 4 का अंडर। ये टेंशन 16 में लिखा है, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस shown in figure, elevator going up with acceleration g/10, the pulley and spring light and pulley is smooth, सब दोनों आइडियल है। इसका रीडिंग बताना है। बोलो क्या सिखाए हैं? एक ही बात, क्या स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकालना है तो उसको हटा करके एक धागा बना दो और इस धागा में टेंशन निकाल लो, ये नहीं बताया है। अब देखो टेंशन निकाल रहे हैं, इस दोनों का मास दिया हुआ है 3 और 1.5, ये है 3 kg और ये है 1.5 kg। एक लाइन में निकाले कि 2-3 लाइन में? एक लाइन में तुमको ये याद करवाए हैं कि इसको एटवुड मशीन कहते हैं, और इस एटवुड मशीन का इक्विवेलेंट मास निकालना आप जानते हैं। वेरी गुड। ये वाला धागा जैसे है वैसे ही छोड़ दिए और इसको हम एक ब्लॉक मान लिए। क्या मान लिए? ब्लॉक, जिसका मास m है। ये m होगा 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2। m1 m2 का मतलब 3 into 1.5 बाई 4.5, 15 या 45, तो ये 3 कैंसिल, 4 kg। इसका मास कितना हो गया? 4 kg। ठीक है। अब ये बताओ कि पूरा सिस्टम तो वही है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है? g/10। तो इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना होगा? g/10। हम लोग ग्राउंड से देख रहे हैं, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? और सर ऊपर लगेगा टेंशन T और नीचे लगेगा mg। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिया हुआ है तो इक्वेशन लिख दीजिए ऊपर की तरफ, T माइनस mg इक्वल टू ma। तो T का वैल्यू हो गया mg प्लस a, और a के जगह g/10 लिख दीजिए। 10 + 1 11g/10 और m। g का वैल्यू 10 है तो इसको काट दो, और m का वैल्यू 4 निकाल चुके हो तो 44 न्यूटन। ये आंसर हो गया।
इस वाले क्वेश्चन में ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये 3 ब्लॉक है और ये एंगल 30 डिग्री है, फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन निकालना है इस तीनों का। आप इस तीनों का एफवीडी बना लीजिए, 50 ग्राम का, 500 ग्राम का। ये धागा यहाँ से यहाँ तक एक ही धागा था, यहाँ पर इसको लपेट करके बांध दिए, फिर वही धागा को नीचे लिया। अगर वैसा ही है तो एक मिनट रुक जाओ। अगर ये एक धागा ऐसे आया, यहाँ ऐसे लपेट दिए इसमें, अरे भाई एक धागा लिए और इस वाले ब्लॉक में यहाँ बांध दिए और इस वाले ब्लॉक में नीचे यहाँ बांध दिए और इस वाले ब्लॉक में नीचे बांध दिए। धागा तो एक ही है, लेकिन क्या सब जगह टेंशन सेम होगा? ये सोचना गलत है कि एक ही धागा है तो सब जगह टेंशन सेम होगा। ये ऐसा कब होगा? जब बीच में कोई मास नहीं होगा। मासलेस धागा में टेंशन सेम होता है, मास वाले धागा में टेंशन सेम थोड़ा होता है। जैसे अगर हम ऐसे लिखें, ये एक धागा है और यहां पर 2 kg ब्लॉक से इसको बांध दिया, ऐसे ऐसे लपेट दिए लो, कितने से? 2 kg से, और फिर उसी धागा से यहां पर 4 kg ब्लॉक से इसको बांध दिए। धागा तो एक ही है, लेकिन यहां से यहां तक टेंशन अलग होगा, यहां से यहां तक टेंशन अलग होगा। इस पूरे में टेंशन सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां से यहां तक मासलेस धागा नहीं है। तुमको क्या सिखाए हैं कि कोई अगर मासलेस धागा है तब सब जगह टेंशन सेम होता है। क्या यहां से यहां तक मासलेस है? बीच में तो मास हो गया ना। अगर पूछे यहां से यहां तक में टेंशन कितना होगा, तो कहोगे इसके वेट के बराबर, मतलब 6G। यहाँ टेंशन कितना? 60 न्यूटन। यहाँ कितना? 60 न्यूटन। डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन डिपेंड करता है। ये पॉइंट अगर इसका पार्ट है तो ऊपर, इसका पार्ट है तो नीचे। यहाँ पर टेंशन अगर ब्लॉक पर लिखे तो ऊपर लिखेंगे, कितने के बराबर? 60 न्यूटन। लेकिन यहाँ पर टेंशन अगर पूछे तो 40 न्यूटन होगा। बात ठीक है? तो यहाँ जो तुम लोग पिछले क्वेश्चन में कह रहे थे कि धागा एक ही है, बीच में बैठा है, टेंशन सेम ले लिए, वो गलत था। धागा एक ही है, वो कहा गया था कि आदमी जो है सेम टेंशन लगा रहे हैं, इससे धागा में टेंशन सेम नहीं। बीच में जब मास आ गया तो टेंशन दोनों तरफ सेम होगा, ऐसा जरूरी नहीं। तो यहां से लेकर के यहां तक जो धागा है एक ही धागा है मान लेते हैं, लेकिन बीच में तो मास आ गया ना। तो जहां तक मासलेस है, यहां से यहां तक मासलेस है, फिर यहां से यहां तक मासलेस है। तो जहां से जहां तक मासलेस है उसमें टेंशन सेम रहेगा। अब देखो एपीडी बना रहे हैं, यहां पर टेंशन T या T1, इसका वेट 0.5G, 500 ग्राम मतलब 0.5 kg। तो यहां से ऐसे आया, यहां पर देखो फोर्स लिख रहे हैं, नॉर्मल टेंशन, ये टेंशन अलग हो जाएगा, इसका वेट mg 0.1G, और इसका लिखाएगा यहाँ पर टेंशन जितना इस धागा में है, तो यहाँ T2 है तो यहाँ भी T2, और नीचे 0.05G, 50 ग्राम। इक्वेशन लिख दिए। अब इसका इक्वेशन लिख देते हैं। इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन a होगा, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a होगा। सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, ये बात समझ आया? क्योंकि ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो इसको 1 मीटर ऊपर जाना ही होगा। अब इसका इक्वेशन लिख रहे हैं, T1 माइनस 0.5G 0.5A। इसका इक्वेशन डाउन द प्लेन, T2 प्लस इस mg का कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट लिख करके डायग्राम गंदा नहीं करना है। mg का कंपोनेंट डाउन द प्लेन sin थीटा होता है, परपेंडिकुलर cos थीटा होता है। तो डाउन द प्लेन सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करें, T2 नीचे लग रहा है, mg का कितना होगा? 0.1G sin थीटा। ये इंक्लिनेशन कितना है? थीटा, तो इधर कितना होगा? sin थीटा। और इसका माइनस T1, और इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो नेट चारों फोर्स का कंपोनेंट निकाल लिए ना, किधर? डाउन द प्लेन, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 0.1A। इसका बोलो 0.05G माइनस T2 0.05A। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, एक T1, एक T2 और एक A। ठीक है, हमको A निकालना है। तो इस तीनों को अगर ऐड करते हैं
तो ये T2 से T2 कट जाएगा, T1 से T1 कट जाएगा। सब साफ हो गया? तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर दीजिए, ए निकाल लीजिए। 38 में लिखा है मंकी बी सोन इन फिगर होल्डिंग on to the tail of monkey A which is climbing up rope। ये जो ए मंकी है उसके पूंछ को पकड़ करके बी मंकी जो है वो होल्ड किए, पूंछ पर चढ़ नहीं रहा है, खाली पूंछ को पकड़े। और ये पूरा सिस्टम जो है ये भी इस रस्सी को पकड़ के होल्ड किए, अभी मूव नहीं कर रहा। इसका जो टेल है ये ए मंकी का, इसका टेल तो खाली है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, वो फ्री है। इसका जो टेल है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है 30 न्यूटन। मतलब इसके टेल में अगर टेंशन 30 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा। इसका टेल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लिखा है कि A can tolerate a tension 30 Newton still. What force should it apply on rope in order to carry monkey B with it? ये जो है ये इस वाले रोप पर कितना टेंशन लगाएगा जिससे कि ये मंकी इसके साथ बना रहे, मतलब दोनों साथ साथ रहे। अगर हम इस दोनों को सिस्टम ले लें, ए प्लस बी को, सिस्टम किसको ले रहे हैं? दोनों को अगर सिस्टम ले और ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है तो इसका एफपीडी कैसे बनाएंगे? इसको दो ब्लॉक मान लो, इसको धागा मान लो, उसका टेल को क्या मान लो? धागा। इस दोनों को सिस्टम माने तो जरा एफपीडी बनाओ सब लोग। दोनों मिला करके एफपीडी देखो ध्यान से। इस दोनों को अगर सिस्टम मानेंगे तो ये जो है धागा को पकड़े हुए है, इस पर धागा टेंशन ऊपर लगाएगा, लेट T1। और इस दोनों को तो एक ही साथ माने हैं, तो यहां या यहां जो टेंशन लगेगा उसको नहीं लिखेंगे, वो इंटरनल हो जाएगा। तो इस पूरे का वेट नीचे लगेगा, इस पूरे का वेट नीचे कितना? 7G। ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है तो ये T1 कितने के बराबर? 70 न्यूटन। मतलब ये जो मंकी ए है वो इस रोप को कितने से खींच रहा है? 70 न्यूटन। 70 न्यूटन। आप ये बताओ कि इसके पूंछ में अभी टेल में कितना टेंशन है? 20 न्यूटन। कितना है? क्योंकि इसका अगर केबल एफपीडी बनाए तो 2G नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा। ये रुका हुआ है तो टेंशन कितने के बराबर? 20 न्यूटन। तो इसके टेल में टेंशन 20 न्यूटन है, तो क्या टेल टूटेगा? दोनों साथ साथ रहेगा। अब तुमसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो टेंशन है वो 70 न्यूटन है, तब तो साथ साथ है, लेकिन अगर टेंशन बढ़ जाए तो कितना तक बढ़ सकता है? कितना तक ये इंक्रीज हो सकता है? तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए अगर हम कहें कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। ये जो मंकी है उसके टेल में ये हैंग कर रहा है और ये मंकी इस पर ऊपर चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है इस रोप पर। तो अगर इस पूरे सिस्टम का एफपीडी तो आप बना ही चुके, mg लिख दिए, टेंशन लिख दिए। अब अगर पूरा ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? T1 माइनस 7G इक्वल टू 7A। तो T1 कितने के बराबर? 7G प्लस A। T1 हो जाएगा 7G प्लस 7A। अब ये टेंशन, तुम कहोगे कि सर ये कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का क्या हो सकता है जिससे कि इसका टेल ब्रेक नहीं करे? इसका टेल ब्रेक नहीं करे इसके लिए हम केवल इसका एफपीडी तुमको दिखा रहे हैं, बी का एफपीडी। किसका? बी का। ध्यान से देखना, ये बी एक ब्लॉक है जिसका मास 2G नीचे है। दूसरा कलर कर दिए ना, ये रेड वाला इस पूरे सिस्टम का था, अभी केवल इसका है 2G नीचे और यहां पर टेंशन T2 ऊपर। टेंशन कितना? T2। अगर इस पूरे का एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन भी तो ए ही होगा। ये दोनों का एक साथ एक्सेलरेशन ए है, दोनों साथ साथ चल रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है? ए। इसका इक्वेशन लिखो, T2 माइनस 2G इक्वल टू 2A।
जैसे जैसे T2 बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन T2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 30। क्या T2 31 हो सकता है? 31 होगा तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो क्या दोनों साथ साथ चलेगा? नहीं, ये दोनों को साथ रहना है। उसके लिए ये टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 30। अगर टेंशन मैक्सिमम रखो तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन जो आएगा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा। अगर पूछे कि इसका कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए जिससे कि दोनों साथ साथ चले, तो कहोगे देखिए ये 30 माइनस 20 इक्वल टू 2a। ये कितना हो गया? 5। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिससे कि दोनों साथ साथ चले। अब दोनों साथ साथ, अब एक साथ दोनों का एफईडी यहां बना है। ये टेंशन T1 कितना होगा जब एक्सेलरेशन 5 रखेंगे? तो T1 का वैल्यू होगा 7, 10 प्लस 5, 15 गुना 7, 105। इस वाले टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू 105 होगा। अगर 105 से बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो यहां पर टेंशन जो है 30 से ज्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम टेंशन यहां कितना होगा? 105। और मिनिमम कितना होगा जब इसको होल्ड किए रहे, रुका रहे, शुरू में रुका हुआ था, तो एक्सेलरेशन कितना था? 0। मतलब इसमें टेंशन चेंज करेगा 70 से 105। देखिए फ्रिक्शन के बारे में, ये 2 लाइन फ्रिक्शन के बारे में है। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स which adjust its magnitude and direction such that oppose relative sliding. Oppose relative sliding क्या? Mu is coefficient of friction, mu s is static coefficient of friction, and mu k is kinetic coefficient of friction. ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये सरफेस के नेचर पर और रफनेस पर डिपेंड करता है। लिख लो एक लाइन। यहां तक लिखने के बाद पहले यहां तक पहुंच जाइए, या आपको निकालने के लिए कहेगा। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इस पर, और ये n है। n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। n है नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। अब तुमसे ये कहा गया है कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस 0.5 और म्यू के 0.4। तो ये वाला फोर्स अगर हम 5 न्यूटन लगाते हैं, कितना? 5 न्यूटन। तो बताओ कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर ये सरफेस कितना फोर्स लगाएगा? अच्छा लिखो, फाइंड फोर्स बाय सरफेस ऑन ब्लॉक। फाइंड फोर्स बाय सरफेस ऑन ब्लॉक as shown in figure। कृपया 2 kg ब्लॉक का एफईडी बनाएं। बोलो नॉर्मल किधर लिखे हो? कौन लगाया है? हम लगाए हैं कि अर्थ लगाया है? तो कभी अर्थ कर देता है, कभी सरफेस कर देता है। सरफेस लगाया है। नॉर्मल लग गया। mg, इसके बाद नॉर्मल के बाद फ्रिक्शन सबसे लास्ट में लिखते हैं। ध्यान से जो बात हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, आगे से उसको अप्लाई करना। फ्रिक्शन सबसे लास्ट में लिखते हैं। सबसे बेकार फोर्स फ्रिक्शन होता है। जब सब लिख देते हैं तब देखते हैं कि उसका स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है। जिधर वो स्लिप करना चाहेगा उस चाहत के अपोजिट फ्रिक्शन में लगा दीजिए। तो फ्रिक्शन अभी छोड़ दो, बाकी चलो आगे। mg नीचे, टेंशन, ये तो टेंशन लग रहा है, क्या है? हम जो फोर्स लगा के खींच रहे, खींचने वाला फोर्स टेंशन होता है। तो हम जो फोर्स लगाए वो टेंशन ही तो है, बोलो ना। तो टेंशन ये कितना है? 5 न्यूटन गिवन है। आगे चलो, kx नहीं लगेगा,
स्यूडो फोर्स। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। अब फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन जब भी आप लिखें तो ऐसे सोचें कि सरफेस फ्रिक्शन लेस अगर होता, इसको फ्रिक्शन लेस मान लो पहले, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉडी किधर मूव करता? इधर की तरफ मूव करता। क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन उसके स्लिपिंग को अपोज करेगा। अगर ये इधर स्लिप करना चाह रहा है तो इसका सरफेस इस पर फ्रिक्शन इधर लगाएगा। बोलो, ये फ्रिक्शन हो गया, इसका एफबीडी हो गया। लेकिन अगर इस टेबल का एफबीडी बनाए, ये टेबल है, इसका एफबीडी बनाना है, तो ये टेबल इस पर नॉर्मल ऊपर लगाया है, ये टेबल पर नॉर्मल नीचे लगाया, टेबल इस पर फ्रिक्शन इधर लगाया है, ये टेबल पर फ्रिक्शन इधर लगाया। बाकी टेबल का वेट लगेगा, मास दिया रहेगा तो वेट लिख देंगे, चारों पगुआ पर जो है नॉर्मल लगेगा। पाया है ना इसका 4-5 को, उस पर नॉर्मल लगेगा। हम अगर इसकी बात करें कि नॉर्मल और फ्रिक्शन कैसे लगेगा तो टेबल पर ऐसे लगेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है ये भाई ये इस पर लगा है तो ये भी इस पर तो लगाएगा। ये जो हम लोग लिखे थे यहां पर, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का क्या है? मैक्सिमम। तुमसे पूछे कि ये सरफेस इस पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगाएगा, एफ मैक्स, तो इसका 2 वैल्यू होगा, एक तो स्टैटिक होगा म्यू एस, एफ मैक्स एस अगर पूछे फ्रिक्शन मैक्स स्टैटिक, ये कितना होता है? म्यू एस इंटू एन, और एक होता है एफ के फ्रिक्शन काइनेटिक, ये कितना होगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के का वैल्यू जनरली म्यू एस से कम होता है, जनरली क्या कम होता ही है। जब कोई बॉडी चलना शुरू कर दे तो फ्रिक्शन थोड़ा घट जाता है, फ्रिक्शन थोड़ा घट जाता है। जैसे एक बड़ा सा पत्थर रखा है, उसको एक रस्सी बांध करके खींचो, जब वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा, जब वो जस्ट स्लिप करने वाला होगा, उस समय तुमको सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जैसे ही वो स्लिप कर जाएगा तो थोड़ा फोर्स घट जाएगा, कम फोर्स से भी वो खिंचाने लगेगा। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो थोड़ा घट जाता है। म्यू एफ मैक्स एस होगा म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस कितना है? 0.5, और ये एन कितना है? mg के बराबर, क्योंकि वर्टिकल में ये मूव नहीं कर रहे, तो एन के जगह